Hello dear students, welcome to the Gateway classes. Myself Mustafa Safi and this is one short video part 2 of unit number 5 for the subject fundamental of mechanical engineering. इस वन शॉट वीडियो के पार्ट में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मैकाट्रॉनिक सिस्टम के बारे में कि मैकाट्रॉनिक सिस्टम क्या होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो ये है आपका यूनिट नंबर 5 का सिलेबस। इसमें जो मेजरमेंट वाला पार्ट था, इस पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वन शॉट वीडियो के पार्ट नंबर 1 में। तो जिसने मेजरमेंट का पार्ट अभी नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 को मेजरमेंट के वन शॉट वीडियो के पार्ट 1 में जाके इजीली देख सकता है। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है इसका विच इज बेस्ड ऑन द मैकाट्रॉनिक्स, वो हम आज वन शॉट वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो डिस्कस करना है हमें, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैकाट्रॉनिक सिस्टम। क्या मैकाट्रॉनिक्स होता क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द मैकाट्रॉनिक सिस्टम। एंड वी हैव टू आल्सो डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम एंड द हाइड्रोलिक एंड द न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। मींस हमें ये तीन मेजर टॉपिक है जो आज डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, मैकाट्रॉनिक सिस्टम के बारे में, मैकेनिकल एक्चुएटर्स के बारे में और साथ ही साथ हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकाट्रॉनिक्स से कि मैकाट्रॉनिक्स क्या होता है। तो मैकाट्रॉनिक्स डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, द मैकाट्रॉनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैकेनिकल विद द इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंबाइन करके कुछ ऑटोमेट कर पाते हैं, कुछ कन्वर्जन कर पाते हैं ऑटोमेशन में, दैट इज कॉल्ड एज द मैकाट्रॉनिक्स। सो दिस इज द इनिशियल डेफिनेशन ऑफ द मैकाट्रॉनिक्स। इनिशियल में क्या हुआ, जितने भी मैकेनिकल सिस्टम थे जिसको हमें मैकेनिकली मूव कराना होता था, उसमें हमने कुछ सेंसर यूज करे और सेंसर की हेल्प से हमने उस मूवमेंट को ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गेट खोलना है तो गेट खोलने के लिए मुझे फोर्स लगाना होता है, तो गेट को ओपन करना है और क्लोज करना है तो मुझे फोर्स लगाना होगा मैकेनिकली। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज सम टाइप ऑफ सेंसर्स। तो सेंसर को हम क्या यूज करके क्या कर सकते हैं, जैसे ही सेंसर हम लगाएंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके गेट के पास आता है, आपने देखा होगा शोरूम्स में, बहुत सारे मॉल्स में, तो जैसे आप गेट के पास जाते हैं तो आपकी प्रेजेंस को सेंस करने के बाद वो गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इट मींस जो गेट का ओपन और क्लोज होना जो मैकेनिकल मोशन था, उसको हमने सेंसर की हेल्प से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड एज द मैकाट्रॉनिक्स। यही मैकाट्रॉनिक्स है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैकेनिकल विद द इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज कॉल्ड एज द मैकाट्रॉनिक्स। जो वर्ड ड्राइव हुआ बेसिकली वहीं से ड्राइव हुआ है, मैकेनिकल का मैका और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये ट्रॉनिक्स। दिस कंबाइंडली वर्ड मेक्स द वर्ड मैकाट्रॉनिक्स। इन्हीं वर्ड से मिलकर हमारा बना है मैकाट्रॉनिक्स। बट दिस इज द ओल्डेस्ट एंड यू कैन से द इनिशियल डेफिनेशन ऑफ द मैकाट्रॉनिक्स। नाउअडेज जो मैकाट्रॉनिक्स है, that is not only the combination of the mechanical and the electronic, but it combines all the mechanical engineering along with electronics, computer science, electrical, control engineering, control system or control engineering, whatever you want to say, artificial intelligence to make the mechatronic system smarter and machine learning. अब हम जो मैकाट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं, उस मैकाट्रॉनिक सिस्टम में सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ना होके ये सारी की सारी इंजीनियरिंग फील्ड इसमें कंबाइंड है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझे किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को ऑटोमेट करना है, जैसे एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, आपने देखोगे बहुत सारे वीडियोस पे जो इंडस्ट्री में रोबोट काम करते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक एंड प्लेस करने के लिए या वेल्डिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए ह्यूमन से ज्यादा वहां पर रोबोट यूज किए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो आपकी कार होती है। कार को अगर अब जो देखें, अब जो कार आती है और जो पहले कार आती थी, बहुत डिफरेंस है। पहले जो कार होती थी वो पूरी मैकेनिकल कार हुआ करती थी, उसमें आपको विंडो को अगर क्लोज या ओपन करना है तो उसके लिए भी आप लीवर यूज करते थे। एक लीवर होता था, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाते थे। अब भी कई गाड़ियों में आता है, तो आपको अगर विंडो को ऑटोमेटिकली बंद करना है तो हमें उसके लिए कुछ और सिस्टम लगाना होता है जिससे वो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। मींस अब मैकाट्रॉनिक सिस्टम किसके से कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल सिस्टम, एआई एंड एमएल। You can use all of the engineering field to make the mechatronic system smarter. इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये हुआ कि हम कुछ सेंसर यूज करते हैं, ठीक। कंप्यूटर साइंस का मतलब ये हुआ कि हम कुछ प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। एवरी सिस्टम हैज सम टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। जितने भी रोबोट्स होते हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं, उन सब में एक प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्रामिंग कौन कवर करेगा, वो प्रोग्रामिंग कवर करेगा मैकाट्रॉनिक सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए हमारा कंप्यूटर साइंस वाला डिसिप्लिन। इलेक्ट्रिकल मींस यू कैन यूज सम टाइप्स ऑफ मोटर्स। अगर हम जो अभी एग्जांपल लिया हमने, कार की विंडो को ओपन या क्लोज करने के लिए हम एक स्विच यूज करते हैं,
उस स्विच को प्रेस करने का और ऊपर उठाने का पर्पस क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, वो इलेक्ट्रिक मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। मींस यू कैन यूज द इलेक्ट्रिकल मोटर ऑल्सो टू मेक द सिस्टम इन दी मैकेट्रॉनिक्स। AI, artificial intelligence is used and machine learning, these two fields are used to make the mechatronic system smarter. इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं जो आपका अलेक्सा होता है। अलेक्सा से आप सिर्फ जो भी वॉइस कमांड देंगे उस वॉइस कमांड के हिसाब से वो कुछ भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अलेक्सा से कहेंगे कि आपका एसी ऑन कर दें, आपका टीवी ऑन कर दें, तो अगर आपका सिस्टम इस तरह से बना हुआ है जो कि स्मार्ट सिस्टम बना हुआ है, तो आप सिंपली वॉइस कमांड देके भी सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मींस AI एंड ML आर यूज्ड टू मेक द मैकेट्रॉनिक सिस्टम स्मार्टर। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। अब ये मैकेट्रॉनिक्स है हमारा। जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऑल द सॉफ्टवेयर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। मींस आपको कोई टेस्टिंग करनी है, कुछ आपको डिजाइन करना है, तो यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कंपोनेंट डिजाइन करना है किसी व्हीकल का, एयरक्राफ्ट का, तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर पे मैं उसको डिजाइन करके उसको वहीं पर मैनिपुलेट कर सकता हूं, वहां पर चेंज भी कर सकता हूं, वहां पर उसको सिमुलेट भी कर सकता हूं, मैं चला के देख सकता हूं। पहले पार्ट्स को बनाने के बाद पहले क्या हुआ करता था, जब हम डिजाइन बनाया करते थे तो उसको टेस्टिंग करने के लिए पहले हमें एक पार्ट मैन्युफैक्चर मॉडल के नाम पे बनाना पड़ता था। बट अब क्या कर सकते हैं, हम लोग उसी पार्ट को सॉफ्टवेयर में ही सिमुलेट करके देख सकते हैं, और जो टेस्टिंग हम सॉफ्टवेयर में करेंगे वही रिजल्ट जो आपका मिलेगा वही आपका रिजल्ट फाइनल होता है। इट मींस दिस इज दी स्मार्टर वर्क टू वर्क दी एनी वर्क। किसी भी सिस्टम को काम को कम करने के लिए हम इन डिफरेंट डिसिप्लिन इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को स्मार्ट बनाने के लिए या ऑटोमेट करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन की जो आपको लिखनी है। सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स एज इट इज द मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग with the electronics, computer science, control engineering for what? To design and create the intelligent system. आपको कोई भी सिस्टम अगर डेवलप करना है, कोई भी सिस्टम को क्रिएट करना है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इन इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन करके उस सिस्टम को आप स्मार्टर बना सकते हो, उस सिस्टम को आप क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। दिस इज द डायग्राम, 3D डायग्राम, जो पीछे हमने अभी ब्लॉक डायग्राम बनाया था। दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। So you can write the definition of the mechatronics as it is the combination of the mechanical engineering with the electronics, computer science, electrical, electronics, etc. So ये हमारी डेफिनेशन हो गई मैकेट्रॉनिक्स की। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पिछले कुछ सालों से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स एंड राइट द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। तो आपको ये क्वेश्चन 110% हर तरीके से आना चाहिए कि मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है, कैसे आपको डायग्राम बनाना है, और क्या इसके एडवांटेजेस और क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, उनको किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग स्कोप की कि व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स का स्कोप क्या क्या हो सकता है। सो मैकेट्रॉनिक्स का जो स्कोप है, इट इज यूज्ड फॉर द बेटर डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, better process planning, manufacturing and the marketing. These four are the commonly scope of the mechatronics. हम इन 4 फील्ड में mechatronics को बहुत commonly यूज करते हैं। Means for example, जो पहला आप देख रहे हैं for the better design of the product, अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करता हूं CAD, तो with the help of that software we can design the better product. पहले आप देखते होंगे जब कार लॉन्च होती थी, अब से कई साल पहले, तो कई महीने में, हो सकता है कई साल में कंपनी जो कार को दोबारा लॉन्च करती थी। लेकिन अब क्या होता है, कार को आप देखेंगे हर कंपनी हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कार को लॉन्च कर देती है। वो क्यों कर पा रही है, क्योंकि उसके डिजाइन करने के लिए उसे अब हाथ से स्केच नहीं बनाना पड़ता, उसके मॉडल बना के उस पर टेस्टिंग नहीं करनी पड़ती। एवरीथिंग कैन बी परफॉर्म ऑन द सॉफ्टवेयर सच लाइक कैड और एटसेट्रा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह के अवेलेबल हमारे पास होते हैं जिनकी हेल्प से हम उस डिजाइन को डिजाइन भी कर सकते हैं, उस पर टेस्टिंग को परफॉर्म भी कर सकते हैं, और उस पार्ट को या सिस्टम को वहां पर हम सिमुलेट भी कर सकते हैं। दूसरा है फॉर द बेटर प्रोसेस प्लानिंग। अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में अगर जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, तो अगर आपके पास बेटर प्रोसेस प्लानिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वेरी वेल। हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बहुत हद तक एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आप ऐसे समझ सकते हैं, एक मशीन आती है विच इज कॉल्ड एज CNC मशीन। जो काम मैनुअली पहले लेथ मशीन करती थी, वो सारे के सारे काम अब CNC मशीन करती है। CNC इज नथिंग बट इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। जितने भी मैकेनिकल मोशन होना है, आप इसमें कोडिंग करनी होती है, कोडिंग करने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन परफॉर्म कर देती है। इट मींस विद द हेल्प ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स यू कैन इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग
रेट ऑफ द प्रोडक्ट। आप मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग। यूजर की नीड क्या है, उसे चाहिए क्या, वो भी एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो पीछे हमने अभी डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो मार्केट की जो भी नीड है, जो कस्टमर की नीड है, उसको एनालिसिस करता है और आपको आउटपुट देता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या क्या हमें सिस्टम में चेंज करने होंगे, क्या क्या हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना होगा। आप देखते होंगे जब भी हम वीडियोस कुछ देखते हैं यूट्यूब पे या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हो या अमेजन पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो जब हम कोई एक प्रोडक्ट का नाम डालते हैं तो आपको बार बार वही सजेस्ट करता है। वो क्यों सजेस्ट करता है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चेक कर लेता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिमिलरली वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर दी मार्केटिंग पर्पज ऑल्सो। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे लिए बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल करने के लिए हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी पता करना होगा। मींस दीज आर द स्कोप ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम की हेल्प से, ये हमारा स्कोप है जहां पर हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। ये सब इसका लिखा हुआ है स्कोप, आप पढ़ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट में मिल जाएगा। नाउ दीज आर द एडवांटेज ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। किसी भी सिस्टम में अगर आप उसको ऑटोमेट करने के लिए मैकेट्रॉनिक सिस्टम बना दिया है आपने, तो उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द मैकेट्रॉनिक। सबसे पहला, इजी टू डिजाइन द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं और बहुत ही प्रोडक्ट की हम क्वालिटी को बहुत हद तक इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स, इजी टू डिजाइन प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ द इंटीग्रेशन। हम डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन यूज करते हैं। मींस अगर मुझे मोशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल मोशन, तो उसके लिए मैं इलेक्ट्रिकल मोटर यूज कर लूंगा। मुझे कुछ अगर सेंसर लगाना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूज कर लूंगा। मुझे कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो हम कंप्यूटर साइंस यूज कर सकते हैं। मींस हम डिफरेंट डिसिप्लिन को कंबाइन कर रहे हैं। तो इट मींस इन द केस ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स इट हैज द हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज द फंक्शनलिटी एंड द बेटर डिजाइन। With the help of the mechatronics, we can increase the functionality of the product also. आपने सॉफ्टवेयर पे कोई डिजाइन किया कोई किसी प्रोडक्ट को, अगर टेस्टिंग में उसके रिजल्ट आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसी सॉफ्टवेयर पे हम उस प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग स्मॉल चेंजिंग इन दी पार्ट्स, डायमेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है, इट यूजेस यूआई, एआई एंड द इंटेलिजेंट प्रोसेस टू कंट्रोल द सिस्टम। एआई जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मींस आप मैकेट्रॉनिक सिस्टम को स्मार्टर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एआई। इट हैज द मल्टी सेंसरी प्रोग्राम एंड द एनवायरनमेंट। बहुत सारे सेंसर लोग यूज कर सकते हैं, तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेंसर हो सकते हैं। अभी आगे देखेंगे भी हम के सेंसर किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है हाई रिलायबिलिटी एंड द सेफ्टी। विद द हेल्प ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स वी कैन इंक्रीज द रिलायबिलिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी एयरबैग वाला एग्जांपल, कार के अंदर जो एयरबैग होता है, तो एयरबैग क्या है? एयरबैग इज द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ द ऑटोमोबाइल। यानी कि जैसी गाड़ी कहीं टकराएगी तो उसके फोर्स को एनालिसिस करके वो तुरंत ही अपने एयरबैग को ओपन कर देगा। एयरबैग को जब ओपन कर देगा तो इट मींस आपने अपने सेफ्टी को इंक्रीज कर लिया। तो दिस इज आल्सो द एडवांटेज ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एंड लेस एक्सपेंसिव कंट्रोल। दिस इज नेक्स्ट एडवांटेज, रैपिड सेटिंग अप एंड द कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था अभी स्कोप में कि अगर आप प्रोसेस प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह से यूज करते हैं मैकेट्रॉनिक्स को, तो इट कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द, इट कैन इंक्रीज ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कम से कम खर्चे पे आपको प्रोडक्ट वो अवेलेबल करा सकता है। नेक्स्ट है, इट ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट है रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। These all are the advantage of the mechatronic system। जो हमने पीछे भी डिस्कस किए वही सब यहाँ पर ये अरेंज करके लिखे हुए हैं। तो आपको एडवांटेज के टर्म में ये 8 से 10 जो भी एडवांटेज यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको अपने एज इट इज याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं हम इसमें डिसएडवांटेज की। अगर मैकेट्रॉनिक्स का यूज करने से हमें कुछ फायदा होता है तो हमें कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या हो सकता है, तो वो बात करते हैं हम डिसएडवांटेज में। So these are the disadvantage of the mechatronic system। सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, इट्स कॉस्ट। The initial cost of the mechatronic system is very high। अगर मैं किसी भी सिस्टम को, मैकेनिकल सिस्टम को ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसके लिए सबसे पहले कॉस्ट बहुत ज्यादा खर्च करनी होगी। इट मींस जब भी हम किसी सिस्टम को मैकेट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, सो द इनिशियल कॉस्ट विल बी वेरी हाई। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। नेक्स्ट है द कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन एंड द सिस्टम। जब आप बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन इंजीनियरिंग को कंबाइन कर लेंगे, सेंसर भी आपने यूज कर लिए, मोटर्स भी यूज कर ली, बहुत सारे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स यूज कर लिए, आपने सिस्टम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सो द योर डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ। नेक्स्ट है
द रिपेयर एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज कॉम्प्लेक्स। जितने नंबर ऑफ सेंसर जितने भी आपके इंक्रीज कर जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो आपका जो मेंटेनेंस और जो रिपेयर का जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप कह सकते हो बहुत ज्यादा ये खर्चा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। अगर आपको मैकाट्रॉनिक्स के साथ डील करना है तो इट मींस आपको डिफरेंट डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मींस सेंसर के बारे में पता होना चाहिए, आपको मैकेनिकल के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में पता होना चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में भी पता होना चाहिए। यही रीजन है कि अब जो गाड़ियां आती हैं उनको हम आम मिस्त्री जल्दी से आप सही नहीं कर पाता है। अगर जो अब जो लेटेस्ट व्हीकल आ रहे हैं, उन लेटेस्ट व्हीकल की सर्विस के लिए आपको उन्हें सर्विस सेंटर पर ही लेके जाना होता है। वहीं पर वो सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं कौन सा सेंसर काम कर रहा है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है। पहले की जो कार होती थी उसके लिए कोई भी मिस्त्री हो, जो गांव में या कहीं रोड पर कहीं मिस्त्री आपको मिल जाएगा तो इजिली उसको सही कर देता था। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट डिसिप्लिन्स। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सेफ्टी इश्यू की। द सेफ्टी इश्यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स नाउ। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था एयरबैग्स के बारे में। अगर किसी वजह से एयरबैग्स ना खुले तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इट मीन सेफ्टी तो हमारी इंक्रीज हुई है, बट सेफ्टी इश्यू भी हमारे साथ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। हमें उस पर रिलायबल होना पड़ेगा कि अगर गाड़ी हमारी कहीं लग जाती है ऊपर और ना ऐसा कभी करे तो उसमें एयरबैग हम ये मान के चलेंगे कि ओपन हो ही जाएंगे, बट सेफ्टी इश्यू आर रिमेन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, इन्वॉल्व ग्रेटर रिस्क ऑफ द कंपोनेंट फेल्योर। नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपने सेंसर भी यूज कर लिए, आपने इलेक्ट्रिकल मोटर्स भी यूज कर ली, तो उनके फेल होने के चांसेस भी या उसकी रिस्क भी आपके साथ रहेगी। नेक्स्ट है, इंक्रीज पावर रिक्वायरमेंट। If we increase the number of components, that means they consume power also, so power requirement will also be increased with the mechatronics. So these are the advantages and the disadvantages of the mechatronics, and this is the most important question for your exam point of view. तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की, कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मैकेट्रॉनिक सिस्टम की कहां-कहां हो सकती हैं। मैकेट्रॉनिक सिस्टम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। हर फील्ड में हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम यूज कर सकते हैं, लाइक इन द फील्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ऑटोमेशन। मींस जो अभी हमने सीएनसी वाली बात की थी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपको इंक्रीज करना है प्रोडक्ट के आउटपुट को, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप सीएनसी मशीन यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन में तो दैट मींस दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड। सेकंड इज द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव का मतलब जो कार में हम बात कर रहे हैं, कार में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जीपीएस हो गया, एयरबैग हो गया, एबीएस विच इज कॉल्ड एज द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्मार्ट वाइपर। अब आपको अगर पानी बरसता है तो वाइपर की चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि वाइपर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे सिस्टम है जो आपको इंडस्ट्री में, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। वो सब किसकी हेल्प से हो पाया, विद द हेल्प ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है एरोस्पेस एंड द एविएशन। जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, that is also the application of the mechatronics. Next है medical and the healthcare. जितनी भी सर्जरीज अब होती हैं तो you can use some types of surgical robots. कुछ robots होते हैं which is called as the surgical robots, जो कि सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। That is also the application of the mechatronic system. Next है आपका consumer electronics। जितने भी appliances आते हैं, smart appliances, so all the smart appliances are the application of the mechatronic system. So these are the fields of the mechatronic system which can be used as a industrial application of the mechatronics. हम mechatronics को हर फील्ड में यूज कर सकते हैं, ठीक। So these will be the application of the mechatronics. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एविएशन की फील्ड में, एविएशन की फील्ड में एक टर्म लिखा हुआ है यूएवीज। यूएवीज का मतलब होता है जैसे कि ड्रोन होता है। ड्रोन को जब हम उड़ाते हैं, बेसिकली एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए एक पायलट चाहिए, ठीक है, लेकिन ड्रोन को चलाने के लिए हमें पायलट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्रोन फ्रीली ऊपर उड़ सकता है, हम कंट्रोल नीचे से उसे कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ द एरोस्पेस। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो मैकेट्रॉनिक्स में आगे आपके साथ आएंगे, सो उन वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉनिक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द बायोनिक्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द एवियोनिक्स। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने मैकेनिकल मोशन को ऑटोमेटिक करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया, सेंसर का यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज द मैकेट्रॉनिक्स। सिमिलरली अगर हम स्पेसिफिकली बोलें कि अगर आप ऑटोमोबाइल की फील्ड में यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ द ऑटोमोबाइल,
दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉनिक्स, उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रॉनिक्स। ऑटोट्रॉनिक्स मींस द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ द ऑटोमोबाइल। जितने भी कार में जितने भी एडवांसमेंट आए हैं, लाइक पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, जीपीएस, एयरबैग, एबीएस, एवरीथिंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द ऑटोट्रॉनिक्स, वो सब ऑटोट्रॉनिक्स हैं। बायोनिक्स का मतलब ये हुआ कि जो बायोलॉजी है, जो नेचर साइंस है, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का यूज करता हूं तो उसको बोलेंगे हम लोग बायोनिक्स। मींस बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड एज बायोनिक्स। एंड इन द फील्ड ऑफ द एविएशन, द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ द एविएशन इज कॉल्ड एज एवियोनिक्स। अब बात करते हैं मिलती है एप्लीकेशंस की और एग्जांपल्स की। तो जैसा मैंने बताया, कार के जितने भी फंक्शंस होते हैं, लाइक जीपीएस है, जो एडवांसमेंट है, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एयरबैग्स, एवरीथिंग आर द एग्जांपल ऑफ द ऑटोट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं बायोनिक्स की। बायोनिक्स का तो बेस्ट एग्जांपल है जो लिम्स होते हैं। हम विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वी कैन यूज ह्यूमन लिम्स। जैसा कि कई बार एक्सीडेंट पे किसी का लेग या किसी के हैंड में इंजरी अगर हो जाती है तो हम उसके हाथ को या पैर को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बायोनिक्स। और ये हाथ या पैर जो लगा हुआ होगा वो सेम वैसे ही काम करेगा जैसा कि आपका एक्चुअल वाला करता है। मींस ये आपके जो माइंड से जो सिग्नल निकलता है न्यूरॉन्स के फॉर्म में, उन न्यूरॉन्स को ये जो मैकाट्रॉनिक सिस्टम ने यूज किया है, ये उस सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसा कि आपका एक्चुअल वाला करता है। एवियोनिक्स में क्या होगा, एविएशन में जितने भी एविएशन की फील्ड में आपने देखा होगा, ये कॉकपिट होता है। कॉकपिट मींस जहां पर पायलट बैठता है तो वो वहीं से बैठे बैठे डिफरेंट कैटेगरीज, यानी आपके इंस्ट्रूमेंटेशन देखे होंगे, उन इंस्ट्रूमेंटेशन से वो पूरे के पूरे अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकता है। सिमिलरली जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल मींस कहां पर कोई फ्लाइट कहां पर उड़ रही है, कब उसे लैंड करना है, कब उसे उड़ना है, आपस में टकरा ना जाए, तो ये सब सिस्टम कैसे हो पाता है विद द हेल्प ऑफ द एवियोनिक्स। ठीक है। जो आपका वेदर फोरकास्टिंग है कि वेदर किस तरह से रहने वाला है, कैसे वेदर, कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ द एवियोनिक्स सिस्टम। सो दीस थ्री आर द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ द ऑटोमोबाइल, बायोलॉजी एंड एवियोनिक्स। तो यू कैन यूज, आपके नोट में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, इंफॉर्मेटिव सिस्टम, एबीएस, एवरीथिंग आर द एग्जांपल ऑफ द ऑटोट्रॉनिक्स। Similarly, the human limb, robotics, bioengineering, these are the application of the bionics limb लिखा हुआ है इस पे एक बायोनिक्स ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बायोनिक्स लिम्ब लिखा हुआ है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था ना, जो लिम्स होते हैं, दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ द बायोनिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एवियोनिक्स। तो एवियोनिक्स में जितने भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम, इंजन कंट्रोल सिस्टम, ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ द एवियोनिक्स। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है, आपसे 2 नंबर पूछेगा कि डिफाइन ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड द एवियोनिक्स। तो आपको सिंपली याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ द ऑटोमोबाइल, biology and in the field of the aviation is called as autotronics, bionics and the avionics, and you have to write 2 to 3 examples of each one। हर एक सिस्टम का आपको 1 से 2 एग्जांपल भी देने हैं, तो आप यहां से एग्जांपल भी इजीली दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकाट्रॉनिक सिस्टम, कि मैकाट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, विच इज द सेंसर, कि सेंसर्स क्या होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक वो ये पूछा गया कि डिफाइन सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सेंसर। तो सेंसर क्या होता है बेसिकली, सेंसर इज नथिंग बट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं, तो वो डिवाइस क्या करता है, वो सेंसर या वो डिवाइस है जो उस अननोन क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो सेंसर इज नथिंग बट इट कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू सम, it convert the physical quantity into some output signal which is the readable, and generally the output signal is the electric signal। ये एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो सेंसर इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द अननोन क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी इनटू द नोन क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसको बोलते हैं हम लोग सेंसर। सेंसर कई तरीके के हो सकते हैं। आपको जिस भी पैरामीटर को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर सेंसर,
ह्यूमिडिटी आपको सेंस करनी है तो ह्यूमिडिटी सेंसर, जिस भी पैरामीटर को आपको सेंस करना है उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कई हजारों तरीके के सेंसर आते हैं, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ सम टाइप्स ऑफ सेंसर लाइक टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरोमीटर, लाइट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप डिफरेंट तरीके के सेंसर को यूज कर सकते हो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो आपके लिए अननोन क्वांटिटी है। अब बात करते हैं हम लोग अगला ट्रांसड्यूसर की। ट्रांसड्यूसर इज दी नथिंग बट इट इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ सेंसर बट इट हैज दी मोर वर्सेटिलिटी एंड दी मोर फंक्शनलिटी। जो सेंसर होता है वही ट्रांसड्यूसर है बट इसकी फंक्शनलिटी थोड़ी सी सेंसर से ज्यादा होती है। सो व्हाट ट्रांसड्यूसर डू? Transducer will convert the one form of energy into another form of energy. It is a device which converts one form of energy into another form of energy. For example, हम जिस मोबाइल से बात करते हैं तो बात जब हम करते हैं तो हमारे जो साउंड वेव्स होती हैं तो साउंड वेव्स को हमारा माइक्रोफोन रिसीव करता है, माइक्रोफोन उसे रिसीव करने के बाद उस साउंड वेव को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब जाते हैं दूसरे मोबाइल के पास जिससे आप बात कर रहे हैं तो वहां पर जो उसका स्पीकर लगा होता है तो स्पीकर में क्या करता है वो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है उसको दोबारा साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है जो आपको सुनाई देता है। इट मींस वो क्या है, स्पीकर और माइक्रोफोन बोथ आर द ट्रांसड्यूसर, जो दोनों ने क्या किया है, बोथ कन्वर्ट दी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर। सो इट इज नथिंग बट इट इज दी just like a sensor but it is more versatile in terms of their functionality. This is the diagram of the sensor. जो भी अननोन क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, it will generate the output signal generally in the electrical form, but remember transducer are those devices which convert one form of energy into another form of energy, and sensor simply convert the unknown quantity into the known quantity in the form of the physical or electrical signal. नाउ अब बात करते हैं लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स की। तो जैसे हमने टाइप्स ऑफ सेंसर पढ़ा था उसी तरह से टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर भी हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन द पावर सोर्स। कुछ ट्रांसड्यूसर ऐसे होते हैं जिन्हें चलने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें चलने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जिन भी ट्रांसड्यूसर को चलने के लिए या अननोन क्वांटिटी को पता करने के लिए या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसड्यूसर। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका थर्मोकपल। हमने वन शॉट वीडियो के पार्ट 1 में यूनिट 5 में देखा था कि थर्मोकपल कैसे वर्क करता है, कैसे ये हीट की फॉर्म को कैसे वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फॉर थर्मोकपल देयर इज नो नीड ऑफ पावर टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर विल बी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर आर दोस ट्रांसड्यूसर व्हिच रिक्वायर सम टाइप्स ऑफ पावर, जिन्हें एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी तरह की पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मे बी दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको बोलेंगे हम लोग पैसिव सेंसर। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन मींस ऑफ डिडक्शन। तो पहला हमने क्लासिफिकेशन देख लिया ट्रांसड्यूसर का बेस्ड ऑन दी पावर सोर्स, दूसरा हमारा है बेस्ड ऑन दी मींस ऑफ डिडक्शन कि वो ट्रांसड्यूसर क्या डिडक्ट करेगा। तो ट्रांसड्यूसर क्या क्या डिडक्ट कर सकता है, इट कैन डिडक्ट द इलेक्ट्रिकल मींस रेजिस्टेंस चेक कर सकता है, इंडक्टेंस चेक कर सकता है, कैपेसिटेंस चेक कर सकता है, दूसरा है बायोलॉजिकल फिनोमिना, तीसरा है केमिकल रिएक्शन और चौथा है रेडियो एक्टिवनेस। तो ये 4 है मींस ऑफ डिडक्शन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा आफ्टर द डिडक्शन। नेक्स्ट है थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कन्वर्जन फिनोमिना। किस फिनोमिना के तहत वो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देयर मे बी फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना, देयर मे बी थर्मो इलेक्ट्रिक फिनोमिना और देयर मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। These 3 are the common phenomena which can be used by the transducer to convert one form of energy into the another form of energy. तो ये हो गया हमारा ट्रांसड्यूसर की बात। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है और सेंसर क्या होते हैं। आपको सबके टाइप्स पता होने चाहिए। सेंसर के भी टाइप्स, सेंसर के टाइप्स पता करना बहुत आसान है। जिस क्वांटिटी को भी आपको मेजर करना है उसके आगे सेंसर लिख दीजिए, दैट मींस ये आपका वो सेंसर बन जाएगा। और ट्रांसड्यूसर के लिए आपके लिए मैंने 3 क्लासिफिकेशन बता दी है, आप तीनों को याद रख लीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर। अब बात आती है कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर। कैरेक्टरिस्टिक हम जब बात करते हैं दैट मींस कोई भी सेंसर या कोई भी ट्रांसड्यूसर जो आप यूज कर रहे हो वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है आप कैसे एनालिसिस कर पाओ। सो दे रिफर्स द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ द सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर टू डिफाइन देयर कैपेबिलिटीज एंड द परफॉर्मेंस।
किसी भी सेंसर को ट्रांसड्यूसर को यूज करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज को हम कैसे चेक करेंगे, क्या क्या वो कैपेबिलिटीज दिखा रहा है, क्या क्या उसके पास परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम लोग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर। किसी भी सेंसर ट्रांसड्यूसर के पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वन इज कॉल्ड एज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी होगी आपके पास डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दे मे बी स्टैटिक एंड दे मे बी डायनामिक। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो आपको ये लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक आर नथिंग बट दे रिफर्स टू द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड द कैपेबिलिटीज, उसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड देयर आर टू टाइप्स, देयर मे बी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर मे बी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं हम किसको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, किसको हम डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। तो देखिए किसी भी सेंसर या ट्रांसड्यूसर को जब आप यूज कर रहे हो, जो भी इनपुट सिग्नल उसके लिए है जिसे उसे सेंस करना है, अगर वो इनपुट सिग्नल या तो कांस्टेंट है या बहुत स्लाइटली वेरी कर रहा है, उस टाइम पे जो सेंसर और ट्रांसड्यूसर जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। So static characteristic are those characteristic which are represented by the sensor and transducer when the input signal remains constant or varies very slowly। अगर इनपुट सिग्नल जो आपको मेजर करना है तो कांस्टेंट है या बहुत थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा आपका ट्रांसड्यूसर या सेंसर, उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या क्या हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, लीनियरिटी एंड रिजोल्यूशन। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज जो हम वन शॉट वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है, लीनियरिटी क्या होती है, एक्यूरेसी क्या है, हाउ एक्यूरेट द आउटपुट, सेंसिटिविटी क्या है, कितना जल्दी वो सेंस कर पाता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड एज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द sensor and the transducer। About from this hysteresis and repeatability, these two also are the characteristic of the sensor and the transducer। These all will be called as the static characteristics। ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि अगर सेंसर और ट्रांसड्यूसर का जो इनपुट सिग्नल है वो ज्यादा वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है या थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, तो उस टाइम पे हर सेंसर और ट्रांसड्यूसर को ये कैरेक्टरिस्टिक उसको शो करनी होती है। मींस इनको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी बात करते हैं हम लोग डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक की। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिसमें इनपुट सिग्नल बहुत रैपिडली चेंज होता है। स्टैटिक में इनपुट सिग्नल या तो कांस्टेंट था या थोड़ा बहुत वेरी कर रहा था, बट डायनामिक में इनपुट सिग्नल रैपिडली बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। उस टाइम पे जो ट्रांसड्यूसर और सेंसर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा उसको बोलेंगे हम लोग डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स टाइम। किसी भी सेंसर को हम ट्रांसड्यूसर को जो हम यूज कर रहे हैं, कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स दे रहा है उस आउटपुट को। सपोज इनपुट सिग्नल बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, तो रैपिडली चेंज होने के साथ साथ उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कितनी फास्ट वो उसे रिस्पॉन्स दे पा रहा है इनपुट सिग्नल को, उसको बोलेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम। बैंडविड्थ, कई बार क्या होता है आपका सेंसर और जो ट्रांसड्यूसर होता है उसके लिए एक बैंड फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रेंज में वो वर्क कर रहा है, बट किसी वजह से अगर इनपुट सिग्नल में उसकी बैंड बढ़ जाती है, बढ़ जाए या घट जाए उसकी वेवलेंथ, तो उस टाइम पे वो किस तरह से अपने परफॉर्मेंस को शो करेगा उसको बोलेंगे हम लोग बैंडविड्थ कैरेक्टरिस्टिक। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, अगर जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट सिग्नल की वो भी अगर चेंज होगी तो उसके हिसाब से भी सेंसर और ट्रांसड्यूसर कैसे अपने आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ओवरलोड कैपेसिटी। कई बार सेंसर पर अगर इनपुट सिग्नल की वजह से लोड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उसके आउटपुट वो कैसे जनरेट कर पा रहा है, दैट इज आल्सो द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनामिक पर्सनालिटी से ही एक वर्ड आया डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनपुट सिग्नल का अगर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा तो आउटपुट सिग्नल आपका कैसे वो उसकी रिस्पेक्टिवली कैसे चेंज करेगा, कैसे आउटपुट देगा, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सेंसर और ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन के साथ साथ आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। जो हमने अभी तक पढ़ा है कि मैकेट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, स्कोप क्या है, साथ ही साथ सेंसर और ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेट्रॉनिक्स ओवरव्यू। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल एक्चुएटर्स की कि मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम किसको बोलेंगे। देखिए किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए अगर आप उन एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, दोज आर द मैकेनिकल एलिमेंट्स, उन सबको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल एक्चुएटर्स। में सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको पावर एंड मोशन
जब भी मुझे पावर को और मोशन को ट्रांसमिट करना है किसी चीज को एक्चुएट करने के लिए, तो उसमें अगर आप मैकेनिकल सिस्टम यूज कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक चेन, कैम्स, रैचेट मैकेनिज्म, गियर, बेल्ट एंड बेयरिंग, ये 6 तरह के आपके पास सिलेबस में स्पेसिफाइड है मैकेनिकल एक्चुएटर्स। तो अगर किसी भी सिस्टम में आप पावर को और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किसी मैकेनिकल एक्चुएटर का यूज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। अब एक्चुएटर बेसिकली हो सकता है, एक्चुएट किसको बोलेंगे, किसी भी चीज को एक्चुएट करने के लिए हमें किसी स्विच की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी बटन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने रूम का फैन चलाना है तो फैन चलाने के लिए आपको एक स्विच लगा होता है, उस स्विच को ऑन करना होता है। जब तक स्विच आप ऑन नहीं करोगे, भले इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो आपके बोर्ड में, बट आपका फैन ऑन नहीं होगा। मींस वो बटन किस तरह काम करेगा, स्विच वो एक एक्चुएटर का काम करेगा। सिमिलरली इसी तरह से किसी भी सिस्टम में, मैकेट्रॉनिक सिस्टम में अगर हमें किसी चीज को एक्चुएट करना है तो एक्चुएट करने के लिए हमें पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए अगर मैकेनिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं हमको, तो उसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। ये 6 हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड है, इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, कैम क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीस 6 आर दी मैकेनिकल एक्चुएटर्स। तो एक एक करके हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये, और देन वी विल गो अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग काइनेमेटिक चेन की। Kinematic chain is the first type of mechanical actuators which is used to transmit the motion and the power. So kinematic chain is nothing but when 2 or more kinematic pairs are joined together, they form kinematic chain. जब हम kinematic pairs को, बहुत सारे kinematic pairs को आपस में लगा देते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग kinematic chain। अब kinematic chain को समझने से पहले हमें kinetic pair पता होना चाहिए, kinematic pairs क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। इसमें आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं, लाइक सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर काइनेमेटिक लिंक। देखिए काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, किसी भी मशीन में अगर कोई एलिमेंट है या कोई पार्ट है जिसका दूसरे पार्ट के रिलेटिव में कोई मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, तो उसको बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक लिंक। 2 काइनेमेटिक लिंक मिलकर बनाते हैं आपका काइनेमेटिक पेयर, और बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर मिलकर बनाते हैं काइनेमेटिक चेन। तो ये हमें जो पढ़नी है डेफिनेशन, हमें पढ़नी है काइनेमेटिक चेन की। सो काइनेमेटिक चेन इज नथिंग बट व्हेन 2 और मोर काइनेमेटिक पेयर्स आर जॉइंड टुगेदर। जब हम 2 या 2 से ज्यादा काइनेमेटिक पेयर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे उसको बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द मोशन एंड द पावर। फॉर एग्जांपल जो साइकिल की जो चेन होती है, साइकिल की चेन आपने देखी होगी, साइकिल की चेन में बहुत सारे इस तरह से लिंकेज लगे होते हैं, लाइक दिस। एवरी लिंक हैज अ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू दी अदर लिंक। हर एक लिंक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ मोशन होगा। तो एक इंडिविजुअल को बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक लिंक, 2 को कंबाइंड बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक पेयर। अगर 2 काइनेमेटिक लिंक आपस में मिल रहे हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा उसको बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। और डिफरेंट काइनेमेटिक पेयर्स को अगर हम अरेंज कर दें एक सीक्वेंस में, इसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। तो साइकिल में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम पैडल लगाते हैं तो पैडल मारते वक्त वो जो चेन है वो आपके मोशन को ट्रांसमिट करती है पीछे टायर पे। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द काइनेमेटिक चेन। तो आपको काइनेमेटिक चेन में से इतना याद रखना है कि काइनेमेटिक चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर काइनेमेटिक पेयर्स। जो आईसी इंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईसी इंजन में जो पिस्टन होता है, पिस्टन रोड होती है, कनेक्टिंग रोड होती है, दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार का मतलब कि इसमें 4 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट देखते हैं। सबसे पहला है, पहला वाला एक फ्रेम, जिसके जो आपका ये फ्रेम है जिसके तहत ये मोशन करेगा। दूसरा है आपका इसमें क्रैंक, जो क्रैंक रोटेट करती है। थर्ड है इसमें कनेक्टिंग रॉड, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में कन्वर्ट करती है। एंड फोर्थ वन इज दी सिलेंडर हेड, जिसके अंदर पिस्टन आपका मूव करता है। इन चारों लिंक का आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन है। मींस इसको सिंगल को बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक लिंक, 2 जब मिल जाएंगे उसको बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। और काइनेमेटिक पेयर्स को आप अरेंज कर दे रहे हो किसी फॉर्म में ताकि वो पावर को मोशन को ट्रांसमिट करते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक चेन। तो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल एक्चुएटर्स व्हिच इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक चेन। दूसरी बात करते हैं हम लोग सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड एज द कैम। सो कैम इज नथिंग बट it is the rotating piece of mechanical linkage which is used for transmit the rotary motion into the linear motion.
आपको जब भी रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए कैम यूज कर सकते हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज द कैम शाफ्ट इन द आईसी इंजन। जो आप लोगों ने आईसी इंजन पढ़ा हुआ है, आईसी इंजन में जो वाल्व्स होते हैं, इनलेट वाल्व और दी एग्जिट वाल्व, आउटलेट वाल्व, तो वाल्व्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, कब वाल्व खुलेगा कब बंद होगा, वो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द कैम शाफ्ट। कैम किस तरह की होती है? लाइक दिस, ये बनी हुई है यहाँ पर कैम। कैम की ये प्रोफाइल होती है जो कि नॉन सर्कुलर होती है। इसकी कई तरह की शेप हो सकती है, इट मे बी दी स्फेरिकल शेप, इट मे बी दी सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप एटसेट्रा। तो ये जो साथ में लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज दी कैम शाफ्ट। जो इसको फॉलो करेगा पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलोवर। सो कैम एंड फॉलोवर, दिस कंबाइंडली नोन एज कैम। हम जब भी रोटरी मोशन को, जब भी कैम रोटेट करेगी, तो जब ये इसका ये फॉलोवर है, तो फॉलोवर क्या करेगा? इसकी प्रोफाइल को फॉलो करेगा। जैसी प्रोफाइल रहेगी, तो अगर प्रोफाइल आपकी इसमें नॉन सर्कुलर है तो नॉन सर्कुलर के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेगा। तो जब ये प्रोफाइल इसके पास ये वाला पार्ट घूमने के बाद इस यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या होगा? ये आपका फॉलोवर ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जैसे इसकी प्रोफाइल रहेगी वैसे ही ये मूव करेगा। It means whenever we want to convert the rotary motion into the linear motion, that part is called as the cam, and cam is also used to transmit the motion and the power. हमें valves को open और close करने के लिए power की requirement है, force की requirement है, that will be given by the cam shaft. So this is the second part which is called as the cam. तीसरी बात करते हैं हम लोग, ये इसके टाइप्स लिखे हुए हैं कुछ, किस किस टाइप के कैम होते हैं, किस किस टाइप के फॉलोवर होते हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम से, दिस वन देखिए। यहां पर अगर जो फॉलोवर है, अगर वो बिल्कुल पॉइंट कनेक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे ना नाइफ एज। अगर फ्लैट लगा हुआ है दिस वन, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लैट फेस्ड। अगर एक स्फेरिकल लगा हुआ है, एक बॉल लगी हुई, उसको बोलेंगे हम लोग रोलर टाइप। तो जैसी जिसकी शेप रहेगी फॉलोवर की और इसकी कैम की, उसको हम उसी के हिसाब से नाम दे देंगे। तो यहाँ पे यही नाम लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ कैम रेडियल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, ट्रांसलेशन भी हो सकती है। सिमिलर जो फॉलोवर है, फॉलोवर नाइफ एज हो सकते हैं, रोलर टाइप हो सकते हैं, फ्लैट टाइप हो सकते हैं और स्फेरिकल टाइप हो सकते हैं, जैसे कि पीछे डायग्राम में यहाँ पर दिखा हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप यू कैन नेम द कैम एज स्फेरिकल कैम, सिलेंड्रिकल कैम और एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ द थर्ड मैकेनिकल एक्चुएटर इज कॉल्ड एज द ट्रेन रैचेट मैकेनिज्म। ट्रेन रैचेट मैकेनिज्म इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट द मोशन एंड द पावर इन वन डायरेक्शन ओनली। जब भी आपको मोशन को और पावर को सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसफर करना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में हम यूज करते हैं हम लोग ट्रेन रैचेट मैकेनिज्म। इन ट्रेन रैचेट मैकेनिज्म इट कंसिस्ट ऑफ एक रैचेट व्हील, एक रैचेट व्हील होता है इसके पास, और एक होता है पॉल। रैचेट व्हील में कुछ टीथ होते हैं, एक पॉल जो इसे इंटरलॉक करता है। इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये जो व्हील है मेरा, इट कैन रोटेट द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो ये व्हील रोटेट कर सकता है, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज घूमना चाहे तो पॉल तुरंत क्या कर देगा? इसको इंटरलॉक कर देगा। इट मींस व्हेनेवर वी वांट टू रेस्ट्रिक्टेड मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन, एट दैट टाइम वी कैन यूज द ट्रेन रैचेट मैकेनिज्म, इन विच वी यूज अ रैचेट व्हील एंड अ पॉल टू इंटरलॉक द व्हील। तो जब भी मुझे एक ही मोशन में पावर चाहिए, रोटेट कर ट्रांसफर करनी है, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा? ट्रेन रैचेट मैकेनिज्म, which allows to transfer the power only in one direction. अगर रिवर्स घूमना चाहेगा तो ये पॉल क्या करेगा? इसको इंटरलॉक तुरंत कर देगा। तो दिस इज ऑल्सो द मैकेनिकल एक्चुएटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द गियर। दिस इज द फोर्थ वन। सो गियर्स आपने देखे होंगे। गियर्स आर नथिंग बट दे आर द मैकेनिकल पार्ट विद द कट टीथ डिजाइन टू फिट द टीथ ऑन द अनदर व्हील। एक व्हील होता है जिसके ऊपर हम बहुत सारी टीथ को कट करते हैं, और एक दूसरा व्हील होता है जिसके ऊपर भी टीथ कट करते हैं, और ये टीथ क्या करते हैं? एक दूसरे से आपस में फिक्स हो जाते हैं, और जैसे ही रोटेट करता है तो एक के साथ दूसरा भी रोटेट करता है। एक मेन व्हील होता है विच इज कॉल्ड एज द ड्राइवर, और जो उसको फॉलो करता है उसको बोलते हैं ड्रिवन। तो एक दोनों शाफ्ट, जनरली जो पैरेलल शाफ्ट है, तो एक शाफ्ट की पावर को दूसरी शाफ्ट में ट्रांसफर करने के लिए वी कैन यूज द गियर सिस्टम। सो गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द मोशन एंड द पावर generally in case when the distance is very low. अगर डिस्टेंस बहुत कम है दो शाफ्ट के बीच में, तो वहां पर हम गियर्स यूज करेंगे। तो गियर्स कैन बी यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट आर वेरी स्मॉल,
So when we want to transfer the motion and the power, so we can use the gear system. गियर्स भी कई टाइप के हो सकते हैं. अब आप एक चीज ध्यान से कर देखें, अगर शाफ्ट ए पे जो गियर लगाया हुआ है उसका जो मोशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज. इसके शाफ्ट साथ जो दूसरा गियर रहेगा उसका मोशन किस तरह का आएगा, क्लॉकवाइज. अगर मुझे सेम डायरेक्शन में मोशन चाहिए जैसा कि आपका मेन शाफ्ट का मोशन है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बीच में एक इंटरमीडिएटरी गियर यूज करना पड़ेगा. तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और अगले वाले कैसा हो जाएगा फिर से क्लॉकवाइज. तो दिस इज कॉल्ड एज दी गियर. गियर भी कई टाइप्स के हो सकते हैं. यू कैन सी हेलिकल गियर, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन गियर, बेवल गियर एंड द वर्म गियर, स्प्रॉकेट गियर. These are the types of the gear. You can see the diagram and you can remember the name only. स्पर गियर सिंपल गियर होता है जिसमें जो टीथ होते हैं वो शाफ्ट के पैरेलल ही होते हैं. द टीथ ऑन द स्पर गियर आर पैरेलल टू द शाफ्ट. हेलिकल गियर में जो टीथ होते हैं वो शाफ्ट की डायरेक्शन से थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं. दे आर यूज्ड व्हेन द मोर टॉर्क एंड द पावर आर ट्रांसमिटेड. रैक एंड पिनियन गियर आर दोज गियर in which we can convert the rotary motion into the linear motion or linear motion into the rotary motion. जब भी आपको रोटरी मोशन को लीनियर में और लीनियर मोशन को रोटरी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम रैक एंड पिनियन गियर यूज करते हैं. अगर मैं ऐसे पिनियन को घुमाऊंगा, इसको बोलते हैं हम लोग पिनियन, उसको बोलते हैं नीचे वाले को रैक. अगर मैं पिनियन को रोटेट कराऊंगा तो रैक मूव करेगी, अगर मैं रैक को मूव कराऊंगा तो पिनियन रोटेट करेगा. तो जब भी रोटरी को लीनियर में या लीनियर को रोटरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम रैक एंड पिनियन गियर यूज करते हैं. Two gear which are called as the worm gear and the bevel gear. They are used when the shaft are not parallel to each other. अगर शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बल्कि किसी एंगल पर 90 डिग्री पर है तो वहां पर हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं वर्म गियर एंड दी बेवल गियर. दिस इज द स्प्रॉकेट वन. जस्ट लाइक योर बाइसिकल और योर मोटरसाइकिल जो पीछे स्प्रॉकेट लगा होता है जिसके ऊपर चेन आपकी घूमती रहती है, दैट इज द स्प्रॉकेट गियर, सिंपल वन. सो दीज आर द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर. You can use the name only. अगर आपसे टाइप पूछता है तो आप इसके नाम लिख सकते हैं. आगे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं. एवरीथिंग इज रिटन हियर कि कौन सा गियर क्या करता है. एवरीथिंग इज रिटन हियर. द नेक्स्ट मैकेनिकल एक्चुएटर इज कॉल्ड एज द बेल्ट. Belt is nothing but it is also the flexible loop device which is used to transmit the motion and the power between the two or more shafts. अगर आपको एक से ज्यादा शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम बेल्ट भी यूज कर सकते हैं. देखिए बेल्ट का पर्पस कहां पर, हम अगर डिस्टेंस की हम जो बात कर रहे थे गियर के केस में, अगर डिस्टेंस कम है तो हम गियर यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर हम गियर यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए वहां पर यूज करते हैं हम लोग बेल्ट. बेल्ट ड्राइव इज दैट ड्राइव व्हिच ट्रांसफर द मोशन एंड द पावर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट्स आर वेरी लार्ज. जो गेहूं पीसने की मशीन होती है, अगर आप लोगों ने देखी हो, जो आटा चक्की होती है, वहां पर मोटर से जो पट्टा लगा होता है वो बहुत दूर होता है जहां पर आटा पिस रहा होता है. तो क्योंकि डिस्टेंस वहां बहुत ज्यादा है, अगर एक रूम है, रूम के एक कॉर्नर पे मोटर लगी हुई, दूसरे कॉर्नर पे आपकी मशीन लगी हुई है, तो वहां तक मोशन को, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए वहां पर बेल्ट ड्राइव लगी होती है, जैसे हम भाषा में पट्टा बोल दिया जाता है. तो पट्टा इज नथिंग बट दैट इज दी बेल्ट. अब जैसे हमने गियर्स के टाइप्स देखे थे, सिमिलरली बेल्ट्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो बेल्ट इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक फ्लैट बेल्ट, अगर फ्लैट टाइप की है. सेकेंड वन इज दी वी शेप बेल्ट, एक वी शेप में वी बेल्ट होती है. जब ये क्या होता है, ये किसी भी पुली के ऊपर ग्रूव्स में इजीली फिक्स हो जाती है तो इसके स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. थर्ड वन इज दी रोप शेप, मींस सर्कुलर सेक्शन की रहेगी. एंड फोर्थ वन इज दी टूथ बेल्ट. टूथ में मतलब क्या होगा, बेल्ट के अंदर कुछ टीथ कट होते हैं. जब भी पावर ज्यादा हम ट्रांसमिट करते हैं या स्पीड बढ़ जाती है तो बेल्ट स्लिप ना हो पुली के ऊपर या शाफ्ट के ऊपर, उसके लिए हम यहाँ पर टीथ को कट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज दी टीथ बेल्ट या टूथ बेल्ट. Now these different types of belt are used to transmit the motion and the power, so they are the mechanical actuators. And the last one, the mechanical actuator, is called as the bearing. Bearing is that element which constrains the relative motion to the desired motion and reduce the friction between the moving parts. अगर आपको किसी की पावर को, किसी शाफ्ट की पावर को ट्रांसमिट करना है विदाउट फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन भी क्रिएट ना हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, बेयरिंग्स. आप लोग देखे होंगे बेयरिंग्स इस तरह की होती है. सो बेयरिंग इज नथिंग बट दे आर द एलिमेंट दैट कंस्ट्रेन रिलेटिव मोशन टू ओनली द डिजायर्ड मोशन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू मूविंग पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, जो फैन आपके रूम में लगा हुआ होगा, उस फैन की जो शाफ्ट होगी, उस शाफ्ट के मोशन को हमें ट्रांसमिट करना है फ्रिक्शन लेस, तो उसके ऊपर हम बेयरिंग लगा देते हैं. बेयरिंग लगाने के बाद उस पर ब्लेड लगी होती हैं, तो जैसे जैसे शाफ्ट आपकी रोटेट करेगी, बेयरिंग की हेल्प से वो जो फैन की ब्लेड्स हैं वो भी रोटेट करेगी. बट हमारा फायदा क्या होगा, यहां पर जो मोशन में ट्रांसमिट किया है विदाउट फ्रिक्शन.
दोनों मूविंग पार्ट्स के बीच में, यानी ब्लेड्स के बीच में और आपकी शाफ्ट के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होने वाला था वो बेयरिंग ने खत्म कर दिया और आपको एक डिजायर्ड मोशन प्रोवाइड कर दिया। तो दिस इज आल्सो दी मैकेनिकल एक्चुएटर्स व्हिच इज कॉल्ड एज द बेयरिंग। तो ये सारे के सारे जो हमने 6 पार्ट पढ़े हैं, मींस कैम क्या होता है, काइनेमेटिक चेन क्या होती है, गियर क्या होता है, बेल्ट क्या होती है, आपकी बेयरिंग क्या होती है और ट्रेन रेचिन मैकेनिज्म क्या होता है, these 6 are called as the mechanical actuators which are used to transmit the motion and the power in any system। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हाइड्रोलिक और दी न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम की। अभी तक हमने बात की सिर्फ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम की, अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक हम बोलेंगे इसको। न्यूमेटिक का मतलब ये होता है कि आप यूज कर रहे हैं कंप्रेस्ड एयर। जो कंप्रेस्ड एयर की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड एज दी न्यूमेटिक। बेसिकली इट इज द जर्मन वर्ड। हम कंप्रेस्ड एयर, सबको पता है एयर क्या होती है, एयर को हम कंप्रेस करके उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपकी गाड़ी के टायर में, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, उसके टायर में हम हवा फिल करते हैं, जब हम एयर फिल करते हैं तो उसके लिए कंप्रेसर लगा होता है। वो कंप्रेसर कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट से एयर का सक्शन करता रहता है, उसके प्रेशर को इंक्रीज करता रहता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एयर के पास पावर बढ़ जाती है। तो इस कंप्रेस्ड एयर के पास इतनी पावर होती है कि बहुत सारे हमारे पर्पस सॉल्व कर सकती है। दिस कंप्रेस्ड एयर इज कॉल्ड एज न्यूमेटिक। जहां भी मैं आगे वर्ड यूज करूंगा वर्ड न्यूमेटिक, इसका मतलब क्या होगा, वी आर यूजिंग द पावर ऑफ द एयर इन द कंप्रेस्ड फॉर्म, और सिंपली द कंप्रेस्ड एयर इज कॉल्ड एज द न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक का मतलब ये होगा कि यू आर यूजिंग सम टाइप्स ऑफ फ्लूइड, सम टाइप्स ऑफ ऑयल। अगर कुछ फ्लूइड या ऑयल यूज करोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोलिक। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मुझे कहीं पर फोर्स की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है अप टू दी 50,000 न्यूटन, एक जनरल सा क्राइटेरिया है, अगर 50,000 न्यूटन तक की फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम कंप्रेस्ड एयर यूज कर सकते हैं। और अगर फोर्स की वैल्यू की रिक्वायरमेंट 50,000 न्यूटन से ज्यादा है देन वी हैव टू गो फॉर दी हाइड्रोलिक्स। अब दोनों में क्यों डिफरेंस है ये वाला, क्योंकि हमारे पास एयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनवायरमेंट से कितनी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा पर्पस कंप्रेस्ड एयर से चल सकता है, हम किसी भी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट 50,000 न्यूटन तक है, तो उसके लिए हमें इसके लिए खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली आपको कंप्रेसर लगाना है, कंप्रेसर कंप्रेस करता रहेगा, आपको एयर देता रहेगा, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज दी न्यूमेटिक सिस्टम। लेकिन अगर कहीं पर फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रेन्स होती हैं, तो हाइड्रोलिक क्रेन जब कोई वेट उठाती है तो वेट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर हम कंप्रेस्ड एयर यूज नहीं कर सकते, वहां पर हमें हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करना होता है। और जनरली मोस्ट ऑफ दी हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी प्रेशर कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स, linear and rotary actuators and pneumatic sequencing robot problems. These 4 topics has to be covered between the hydraulic and the pneumatic system. हम चाहे हाइड्रोलिक के लिए पढ़ें चाहे न्यूमेटिक के लिए पढ़ें, दोनों के लिए सेम कंपोनेंट्स यूज किए जा सकते हैं। पर फर्क कितना रहेगा, न्यूमेटिक में हम यूज करेंगे कंप्रेस्ड एयर एज अ फ्लूइड और हाइड्रोलिक में यूज करेंगे हम ऑयल एज अ फ्लूइड। कोई भी ऑयल हो सकता है जो भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग कंट्रोल वाल्व्स की। सबसे पहले कि कंट्रोल वाल्व्स क्या होते हैं, तो देखिए कंट्रोल वाल्व्स का मतलब ये होगा जब भी आप कंप्रेस्ड एयर या कोई फ्लूइड यूज करेंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना होगा, हमें उसके प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। तो ये कंट्रोल करने का जो हम काम बता रहे हैं बेसिकली दे आर डन विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल वाल्व्स। कंट्रोल वाल्व्स आर नथिंग बट दे आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द पावर ऑफ द फ्लूइड और द न्यूमेटिक और यू कैन से द कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर और फ्लूइड की पावर को कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व्स यूज करते हैं हम लोग उन्हें बोलेंगे हम लोग कंट्रोल वाल्व्स। ये लिखा हुआ यहां पे टू कंट्रोल द फ्लूइड पावर सिस्टम, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमें कितनी क्वांटिटी में फ्लूइड चाहिए, कितने प्रेशर पे चाहिए, एवरीथिंग विल बी रेगुलेट। अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमारे इसके संग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं कंट्रोल वाल्व। तो हमारे सिलेबस में 2 तरह के कंट्रोल वाल्व स्पेसिफाइड है, वन इज कॉल्ड एज दी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज दी प्रेशर कंट्रोल वाल्व। जो कंट्रोल वाल्व्स डायरेक्शन कंट्रोल करेंगे उनको बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और जो कंट्रोल वाल्व प्रेशर कंट्रोल करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जैसा कि मैंने बताया कि ये डायरेक्शन कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसके 3 मेजर फंक्शन है। फर्स्ट वन टू स्टॉप द फ्लूइड,
to stop the fluid flow, second one is the to allow the fluid flow, and third one is the to change the direction of the fluid flow. जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, चाहे वो न्यूमेटिक यानी कंप्रेस्ड एयर हो, चाहे आपका कोई ऑयल हो हाइड्रोलिक सिस्टम में, उसके फ्लो को स्टॉप भी कर सकता है, अलाउ भी कर सकता है, और उसके चेंज की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है. दीज थ्री फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, these two are the direction control valves. इसमें ports होते हैं. This is the port 1, this is the port 2, and this is the port 3. Port is nothing but basically एक तरह के होल होते हैं जहां से हम compressed air को या ऑयल को अंदर इंसर्ट करा सकते हैं. तो you can see from here, when we send the compressed air or the oil through the port 1, जैसे ही port 1 से अंदर जाएगा तो इस पर फोर्स लगाएगा. फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये पोर्ट 1 से एयर जाने के बाद ये स्ट्राइक करेगा और ये इधर की तरफ, इसको मैं रफ करता हूं जरा, हाँ एग्जैक्टली. तो जैसे ही पोर्ट 1 से आपकी एयर अंदर जाएगी, इट विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द पिस्टन, तो पिस्टन आगे की तरफ मूव कर जाएगा. जैसे ही मूव करेगा तो आप सेकंड पोजीशन देख सकते हैं इसकी, ये वाली. पोर्ट 1 क्लोज हो गया, जैसे ही आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो इसको बंद कर देगा, मींस ये वाला ये पार्ट आपका क्लोज हो गया. तो जो आपका फोर्स अंदर एयर गई थी हाइड्रोलिक सिस्टम में, जो भी आपका ऑयल सेंड किया था हमने, वो पोर्ट 3 से बाहर निकल जाएगा. पोर्ट 3 यहां पर बंद है, पोर्ट 1 ओपन है. यहां पर तो क्या हो रहा है, पोर्ट 1 क्लोज हो गया है और पोर्ट 3 ओपन है. तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पिस्टन और पोजीशन ऑफ द वाल्व्स. दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. सेकंड बात करते हैं हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व की. प्रेशर कंट्रोल वाल्व आर दोज वाल्व व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेशर. आपके पास फ्लूइड या जो भी कंप्रेस्ड एयर है वो किस प्रेशर पर अवेलेबल है, इट डजंट मैटर, हमें यूज किस प्रेशर पे करनी है, दैट्स मैटर. तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व बेसिकली 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, जो प्रेशर को रेगुलेट करते हैं. सेकंड वन इज द प्रेशर सीक्वेंसिंग वाल्व, जो प्रेशर को सीक्वेंस में बढ़ाते हैं. एंड थर्ड वन इज द प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो एक्स्ट्रा प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर को एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीव कर देते हैं. तो आपको 3 तरह के प्रेशर वाल्व याद रखने हैं, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, प्रेशर सीक्वेंसिंग वाल्व एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व. एक एक करके देख लेते हैं. अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर, सपोज फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द कंप्रेस्ड एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार. हमारे पास 10 बार पर कंप्रेस्ड एयर है, बट वी नीड द प्रेशर ऑफ 5 बार. तो जब भी मुझे 10 बार को 5 बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ कंट्रोल वाल्व यूज करना पड़ेगा. क्योंकि कंट्रोल वाल्व भी एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लूइड को कंट्रोल कर सकता है, उसके फ्लो को, उसके प्रेशर को. तो हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे हम लोग प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व व्हिच कन्वर्ट्स द 10 बार प्रेशर इनटू द 5 बार प्रेशर. दिस पर्पस इज सर्व विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व. ये प्रेशर को रेगुलेट कर देगा. दूसरा है आपका प्रेशर सीक्वेंसिंग वाल्व. क्या होगा, ये प्रेशर को सीक्वेंस में बढ़ाएगा. अगर आपको 5 बार की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये इंस्टेंटली 5 बार नहीं देगा, बल्कि प्रेशर को सीक्वेंस में 1 बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन 5, यानी प्रेशर को सीक्वेंस में इंक्रीज करेगा, ताकि एकदम से प्रेशर की वजह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए या फेल ना हो जाए. तो इट विल इंक्रीज द प्रेशर इन दी सीक्वेंस. जनरली इट इज यूज्ड फॉर द स्टैंपिंग पर्पस. हमें किसी सरफेस पे स्टैंप करना है, तो स्टैंप लगाने के लिए बार बार हमें उसको नीचे मूव कराना होगा. तो जब मूव कराएंगे तो एकदम से 5 बार लगा देंगे, तो आपका अगर ग्लास का प्रोडक्ट हो तो टूट जाएगा. तो क्या करेगा, पहले नीचे की तरफ आएगा, ये मोशन करेगा, और जब इसके सरफेस पे जब टच करेगा, उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करेगा 1 बार, 2, 3, 4, 5 जितनी भी रिक्वायरमेंट है, एंड देन इट विल गो बैक. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रेशर सीक्वेंसिंग वाल्व. प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होगा, जब भी प्रेशर एक्सेस से ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी आपका ज्यादा प्रेशर बन जाएगा किसी सिस्टम में, तो उस प्रेशर को हमें रिलीव करना होता है. अगर प्रेशर किसी सिस्टम के अंदर ज्यादा बढ़ गया, तो वो ब्लास्ट कर सकता है, फट सकता है. उसके केस में हम यूज करेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व. इट विल रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, चाहे वो कंप्रेस्ड एयर हो, चाहे वो ऑयल हो, इनटू द एनवायरनमेंट. यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्रेशर रिलीफ वाल्व. ये इनलेट पोर्ट है, यहां से कोई भी लिक्विड या कंप्रेस्ड एयर अंदर जाएगा प्रेशराइज फॉर्म में, और ये आउटपुट सिस्टम है जहां पर आपको इसको सेंड करना है. तो अगर प्रेशर, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है 5 बार. 5 बार से अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, तो देखो यहां पर एक पॉकेट लगा होता है ये वाला, इट विल सेंस द प्रेशर. अगर 5 बार ज्यादा होगा तो ये स्प्रिंग की हेल्प से कंप्रेस हो जाएगा.
जैसे कंप्रेस हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक वेंट दिया हुआ है कि जो भी एक्सेस प्रेशर है वो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ से इन्वायरमेंट रिलीज हो जाएगा। यू कैन सी इजीली, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, दिस वन। देखिए ये पॉपेट है, ये स्प्रिंग है, जैसे प्रेशर पड़ेगा तो ये पॉपेट क्या करेगा, उसे फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये पॉपेट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे मूव करेगा तो इसको जो एयर जो उसके अंदर गई है वो क्या होगी, वो इस वेंट से बाहर निकल जाएगी। सो व्हेन द प्रेशर इंक्रीज्ड इन द सिस्टम, so pressure relief valve will release the excess amount of pressure into the environment. This is called as the pressure relief valve. अब बात करते हैं हम लोग एक्चुएटर्स की। ये तो हो गया हमारे कंट्रोल वाल्व्स के बारे में। अब दूसरा है हमारा एक्चुएटर्स। एक्चुएटर बेसिकली दोज डिवाइसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट या विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। किसी भी चीज को एक्चुएट करने के लिए हमें जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट बनती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुएटर्स। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। दो तरह के एक्चुएटर होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द लीनियर एक्चुएटर, एक होता है आपका रोटरी एक्चुएटर्स। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है यानी एक्चुएट कराना है, तो अगर मुझे लीनियरली मूव कराना है तो मुझे लीनियर एक्चुएटर यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे इसे रोटेट कराना है तो मुझे रोटरी एक्चुएटर यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट लीनियर एक्चुएटर डू, दे डिवाइस कन्वर्ट द हाइड्रोलिक और द न्यूमेटिक एनर्जी इनटू द लीनियर मोशन। What rotary actuator do? They convert the hydraulic और pneumatic energy into the rotary motion. सिर्फ ये कन्वर्ट करता है उस लिक्विड की एनर्जी को या एयर की एनर्जी को किस में, या तो लीनियर मोशन में या आपके रोटरी मोशन में। हमारे सिलेबस में लीनियर एक्चुएटर नहीं है तो इसलिए हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। वी आर हैविंग ओनली रोटरी एक्चुएटर्स। तो आपको दिखा देता हूं मैं, दिस इज द रोटरी एक्चुएटर्स। इसमें ये आपके दो गियर लगे होते हैं जस्ट लाइक द स्पर गियर। This is the fluid inlet and this is the fluid outlet. So when we send the pressurized fluid, जब हम आप compressed air को या oil को, आप हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करेंगे तो ऑयल सेंड करेंगे, और अगर आप न्यूमेटिक सिस्टम यूज करेंगे तो compressed एयर सेंड करेंगे। जैसे आप एयर को या ऑयल को अंदर भेजते हैं प्रेशराइज फॉर्म में, इट विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द गियर्स। व्हाट विल डू, द गियर्स विल रोटेट अकॉर्डिंगली। तो ये इसकी एक्सिस है, जो भी पार्ट इसके एक्सिस में लगा होगा तो जैसे जैसे आपका ये गियर रोटेट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इट मींस हमने कैसा मोशन दिया है इसको, आउटपुट को हमने इसके मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। सो व्हाट विल वी डू, वी हैव कन्वर्टेड दिस प्रेशर एनर्जी इनटू द रोटरी मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस गियर मोटर। तो दिस इज कॉल्ड एज द रोटरी एक्चुएटर्स। एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू कैन सी फ्रॉम इजीली इन द नोट्स। बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की, विच इज कॉल्ड एज द न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सीक्वेंसिंग सिस्टम। देखिए जितने भी हमने अभी एक्चुएटर्स के बारे में बात किया है जो कि आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी हमने कंट्रोल वाल्व्स के बारे में बात किया है जो कंट्रोल करते हैं फ्लूइड की पावर को, हम कैसे इसे सीक्वेंस में लगाएंगे। तो आपको सीक्वेंस याद ये रखना है। सबसे पहले हम यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज दी पावर, सेकेंड वन इज दी switches oblique sensors, third one is the control valves, and fourth one is the actuators. This is the sequence of the pneumatic system. First of all, we need some type of power system, then we need some type of switches and sensors, we need some types of control valves, and we need some types of actuators. ओके देखिए हमें किसी भी सिस्टम को एक्चुएट करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फैन की बात करें तो फैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली यहां पर हम पावर की बात कर रहे हैं तो न्यूमेटिक की बात करें मींस हमें क्या चाहिए, यहां पे वी नीड कंप्रेस्ड एयर। सो कंप्रेस्ड एयर इज used as a power source for the pneumatic system. अब ये पावर कहां जाएगी, दिस विल गो टू दी सम स्विचेस एंड सम सेंसर्स। जो स्विचेस लगे होंगे, हम फैन से एग्जांपल लेके चलते हैं। फैन को चलाने के लिए आपको एक स्विच की रिक्वायरमेंट है। भले ही आपके बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी लेकिन जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करोगे फैन नहीं चलेगा। तो व्हाट विल डू, सेम हियर, कंप्रेस्ड एयर को आगे हमें भेजने के लिए इस पावर को हमें किसी टाइप के स्विचेस की या सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है। आप स्विच भी यूज कर सकते हो, आप सेंसर भी यूज कर सकते हो। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं वहां पर गेट अगर ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो आपकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर की हेल्प से वो आपको सेंस करके गेट को ओपन कर देगा। यानी आप सेंसर भी यूज कर सकते हैं, आप स्विचेस भी यूज कर सकते हैं।
व्हाट दे विल डू, दी स्विचेस एंड सेंसर सेंड द पावर टू दी कंट्रोल वाल्व्स। अब कंट्रोल वाल्व जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, किस किस तरह के हो सकते हैं, दे मे बी द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड दे मे बी द प्रेशर कंट्रोल वाल्व। अगर डायरेक्शन कंट्रोल करनी है तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज कर लेंगे, प्रेशर कंट्रोल करना है तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व यूज करेंगे। दीज कंट्रोल वाल्व बेसिकली कंट्रोल्स दी फ्लूइड फ्लो, जो आपका कंप्रेसर ऊपर जा रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करेगी, किस प्रेशर पे भेजना है, किस डायरेक्शन में भेजना है। नाउ दिस कंट्रोल वाल्व विल सेंड द कंप्रेस्ड एयर टू द एक्चुएटर्स। जैसा कि पीछे में देखा था कि लीनियर एक्चुएटर भी हो सकते हैं और रोटरी एक्चुएटर भी हो सकते हैं। एक्चुएटर्स आर नथिंग बट दे आर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है आपको रोटरी चाहिए हो। तो आपका आउटपुट किस तरह का चाहिए, लीनियर चाहिए कि रोटरी चाहिए, वो हम कंट्रोल वाल्व की हेल्प से जब प्रेशर भेजेंगे तो एक्चुएटर उसी तरह एक्ट करेगा। अगर लीनियर एक्चुएटर है तो उसके एनर्जी को ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगा, रोटरी एक्चुएटर लगा रखा है तो अब उस एनर्जी को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द सीक्वेंसिंग ऑफ द न्यूमेटिक प्रॉब्लम्स। जब भी न्यूमेटिक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम रहेगी तो आपको इस ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम टाइप ऑफ पावर, you need some type of switches, you need some types of control valves। कंट्रोल वाल्व अगर मैं फैन के एग्जांपल से समझाऊं तो फैन के लिए एक नॉब लगी होती है जिसपे हम रेगुलेट करते हैं फैन को, आपको 1 पे चलाना है कि 2 पे चलाना है कि 3 पे चलाना है, बेसिकली वो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। यहाँ पर चूंकि हम कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कंट्रोल वाल्व यूज करना पड़ेंगे उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। एंड फाइनली लास्ट वन इज द एक्चुएटर व्हिच इज यूज्ड टू एक्चुएट द एनीथिंग। So this is all about the mechatronic system, mechanical actuators and the hydraulic actuation system। तो आपको इन सबको ध्यान से पढ़ना है, सबको आपको नोट्स में अवेलेबल है, गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पे भी आपके पास अवेलेबल है। आप इजीली लिंक पे जाके वहां पर उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।